ये बीजेपी का वही रास्ता है जिसमें वो विपक्षी पार्टियों की सरकारें गिराती हैं, उनके एमएलएज को अपने यहाँ चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी जो क्रिएट हो रहे हैं वो जनता के मुद्दे तो नहीं। उनको ये लगता है कि लोगों के काम करने की बजाय यदि जाति आधार पर ध्रुवीकरण करेंगे तो उससे बात बन के चुनाव मुद्दों पे हो और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए एक साझा उम्मीदवार मैदान अभियान चलाएंगे लोगों के बीच में कि बीजेपी का हारना क्यों प्रचार करेंगे कि बीजेपी का हारना क्यों जरूरी है और क्योंकि ये उम्मीदवार है जो हमें लगता है बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए इसको वोट दें। दोस्तों आदमपुर के अंदर है, आदमपुर के अंदर आज वामपंथी पार्टियों का एक सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं क्योंकि आदमपुर अभी चुनाव आ रहा है। उन चुनाव में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, किन को समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए, या जनता में किस प्रकार की एक नीति को लेके जाया जाए चुनाव के दौर में। तो हमारे साथ सीपीएम के जिला के सेक्रेटरी है कांवड़ दिनेश, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। किसान नेता भी दिनेश कुमार लंबे टाइम तक आंदोलन में काम किया है, तो आज जो ये हुआ है सम्मेलन जो चल रहा है इसके बारे में एक बार कोई बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं साहब? हम तो ठीक हैं। अभी जो आदमपुर चुनाव है, आदमपुर चुनाव में जनता चुनती है 5 साल के लिए किसी भी नुमाइंदे को, लेकिन 5 साल के बीच में इस्तीफा देने का वैसे तो लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, लेकिन इस्तीफा जनता के लिए दिया गया है या खुद के निजी स्वार्थ के लिए दिया गया है, उसके बारे में। और अभी जो चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? ये जो चुनाव है असल में कोई असामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं आया है। बड़ी आसान सी भाषा में कहें तो ये बीजेपी का वही रास्ता है जिसमें वो विपक्षी पार्टियों की सरकारें गिराती हैं, उनके एमएलएज को अपने यहाँ शामिल करती हैं, वो लोभ लालच डरा धमका के जो भी चीज़ें करती हैं उसकी वो सारे काम वो करती रही हैं। आदमपुर का उपचुनाव भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें कुलदीप बिश्नोई जो पहले कांग्रेस का विधायक था उसने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इस्तीफा दिया और अब अपने बेटे को उम्मीदवार बना के बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। तो कोई असामान्य घटना नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मौत नहीं थी या कोई और ऐसा कोई राजनीतिक कारण नहीं था जिसकी वजह से उसको इस्तीफा देना पड़े। ये प्योरली या तो कुलदीप बिश्नोई की अपनी जो एक इच्छा ज़्यादा पाने की वह हो, या फिर ये कहा जाए ये बीजेपी का जो एजेंडा है विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का, तोड़ के अपनी तरफ विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का जो उनका एजेंडा रहता है, ये उसका एक काम हो सकता है। दूसरी बात है चुनाव की, मुद्दों की। अब मुद्दे जो है इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी जो क्रिएट हो रहे हैं वो जनता के मुद्दे तो नहीं है, क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई ये कह रहा है कि ये इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि बहुत साल से है ना आदमपुर का विधायक ना तो मंत्री है और ना मुख्यमंत्री है, हमें मंत्री या मुख्यमंत्री या राज्य में हिस्सा करना है। तो राज्य में हिस्सा करने का मतलब सब जो आदमपुर के वोटर हैं या फिर लोग हैं उनको राज्य में हिस्सा मिलना तो नहीं है ना। खुद को कुलदीप बिश्नोई का या उसके बेटे का राज्य में हिस्सा होने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है, और यदि वो होती तो अब भी मान ले कितनी बार इन्होंने घोषणा करने के बाद किसान जो बैठे हैं आंदोलन पे मुआवजा की मांग को लेके वो दे दिया होता। घोषणा कर दी, चलो 80 करोड़ की बजाय उन्होंने कहा कि हम आदमपुर हल्का को 60 करोड़ रुपए देंगे। अब 60 करोड़ रुपए की घोषणा होगी, ये तो चुनाव आचार संहिता का भी मसला नहीं है, दे दें, लेकिन नहीं दे रहे। उनको ये लगता है कि लोगों के काम करने की बजाय यदि जाति आधार पर ध्रुवीकरण करेंगे तो उससे बात बन सकती है। इसलिए जनता के जो मुद्दे हैं उन पे बात करना फिर विपक्षी पार्टियों का और विशेष तौर पे हमारा ये मानना है वामपंथी पार्टियों का एक लक्ष्य बन जाता है कि वो उन मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाएं और कम से कम मुद्दा विहीन चुनाव ना हो। और दूसरा, जो ये बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई ने जनता के साथ किया है, बेकाम में एक चुनाव थोप दिया, उसको एक किस्म से दंडित किया जाना चाहिए। उनको हरा के इस चुनाव में इस आधार पे हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। अब तक का जो चुनावी सफर है, जो चुनाव की जो तैयारियों में लोग अलग अलग पार्टियों के लोग आए हुए हैं,
वो मुद्दों पे बात करने की वजह से एजे विपक्ष है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, उधर इनेलो के उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, वो मुद्दों पे बात करने की बजाय वो भी उसी राजनीतिक ढर्रे पे बात कर रहे हैं जिस पे बीजेपी करती रही है। कि नहीं तो मतलब आप देखोगे कि लगातार प्रत्येक गांव से आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार वो आंदोलन में रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन अभी चुनाव में उनकी बात नहीं हो पा रही। तो उसमें आप कहाँ तक ले जा पाओगे उनके मुद्दों को? निश्चित तौर पे, क्योंकि जिन पार्टियों के आप नाम गिनवा रहे हो वो भी पूंजीवादी पार्टियां ही हैं, और इसके लिए 20 दिन पहले, 15 दिन पहले जब चुनाव घोषणा हुई थी, उस दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि चुनाव मुद्दों पे हो और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारे। और उस टाइम हमने भी ये तय किया था कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव हमने लड़ा था और विशेष तौर पे इनेलो या बीएसपी या दूसरी पार्टियां हैं उससे ज़्यादा ही वोट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें तो फिर वामपंथ को कह लो या सीपीएम को वो वोट मिले थे। इस बार जैसी परिस्थिति है और देश में जैसी राजनीति चल रही है, उसको हमने ये माना है कि उसको भी पछाड़ना जरूरी है, और इसके लिए मुद्दों पे चुनाव हो और हम इस चुनाव में लड़ने की बजाय लोगों के मुद्दों के आधार पर ये कहें कि विपक्ष को मजबूत किया जाना चाहिए, या फिर उल्टा कह दें कि बीजेपी के उम्मीदवार को हराया जाना चाहिए। इसीलिए मैं जब शुरुआत कर रहा था बातचीत की तो मैंने ये कहा था, तो विशेष तौर पे ये वामपंथी पार्टियों के जिम्मे आता है कि जब कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा तो चुनाव के बीच में वो मुद्दों के आधार पे कुछ कार्यक्रम बनाए और लोगों के बीच में जाएं। इसीलिए ये जो सीपीआई और सीपीएम कह लो, दोनों वामपंथी पार्टियों ने इकट्ठा होकर जो कन्वेंशन की है, इसमें हमने ये तय किया है कि 25 तारीख तक हम अपनी कमेटियां, अपने जन संगठन, उनके माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, कमेटियों की मीटिंग करेंगे और एक माहौल सांगठनिक तौर पर तैयारी करेंगे। और 27 तारीख के बाद जब तक चुनाव वोट पड़ेंगे उस टाइम तक हम एक अभियान चलाएंगे लोगों के बीच में कि बीजेपी का हरना क्यों ज़रूरी है। उसके लिए हमने तय किया है एक ऐसा मुद्दा आधारित पंपलेट भी निकालेंगे, वामपंथी पार्टियों का नेतृत्व भी गांव-गांव में जाएगा। और विशेष तौर पर जो आप ये बात कर रहे थे जिसमें स्कीम वर्कर का एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आंगनवाड़ी की हड़ताल थी, 4 महीने हड़ताल चली और उनको अभी भी टर्मिनेट किया, कुछ अभी भी बची हुई है। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेके पंचकुला जा रही थी तो उनकी गाड़ियों को रोका, रात में उनको घरों में गए, बाल पकड़ के खींची गई। ये इतनी छोटी बात नहीं है। या फिर किसान आंदोलन के साथ जो उन्होंने सलूक किया है बीजेपी वालों ने, मिड डे मील का 3000 से 7000 करने का जो मानदेय आज तक वो लागू नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री इसके ऊपर वाहवाही लूट चुके हैं। वही बात कर रहा हूँ, मिड डे मील का भी एक सवाल है। कल हम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी कुछ साथी गए थे तो उन्होंने भी ये तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा का मतलब केवल इतना नहीं है कि वो किसानों की बात करेगा, वो हर उस आदमी की बात करेगा। और विशेष तौर पे ये मिड डे मील का सवाल, उसको भी उन्होंने उसमें अपने पर्चे में जगह दी है। 3500 में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। और उस संयुक्त किसान मोर्चा के ऐसे पर्चे का भी हमने स्वागत किया है वामपंथी पार्टियों की तरफ से कि उन्होंने सही काम किया है। तो जो आपका अभियान चलेगा, जो 27 से नेक्स्ट जब तक चुनाव होगा तब तक एक अभियान चलेगा, उस अभियान में आप किसके साथ मिल के जा रहे हो? किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो या क्या मतलब रहेगा उस अभियान में? जन संगठनों में कह लो, संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे संगठनों में और वामपंथी पार्टियों में एक अंतर तो है कि हम वो किसी को वोट देने का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां तय कर सकती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए और सदस्यों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि 25 तारीख तक हम अपने सांगठनिक ढांचे के भीतर जाएंगे और इस बारे फीडबैक लेंगे। और हमारा मानना ये है कि जो उस टाइम बीजेपी को हराने वाला उम्मीदवार होगा हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें कोई आम आदमी पार्टी, इनेलो या कांग्रेस का सवाल नहीं है, लेकिन जो हराएगा, जो मुकाबले में हमें। नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि समर्थन तो आप जिसका भी करोगे जो बीजेपी को हरा रहा है, उसके बाद आप अभियान के तहत जो जाओगे, क्या जिसका आप समर्थन करोगे उसके साथ बैठ के या कोई उसके साथ संयुक्त रैली या उसके साथ ऐसा कुछ साझा मंच करोगे, ऐसा कुछ भी करोगे क्या, या कोई अपना एक अलग से अभियान चलाओगे? नहीं, हमारी पार्टियों का अपना मानना ये है कि आज के दिन वामपंथी पार्टियां तो चुनाव नहीं लड़ रही और दूसरी पार्टियां, मैं पहले भी कह चुका, वो घोर पूंजीवादी पार्टियां ही हैं।
एक विशेष परिस्थिति है, तानाशाही का ज़माना है, कितने सारे लोग अंदर डाल दिए, सोशल वर्कर, जो इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, वो इतना साधारण नहीं है। उसके मुकाबले दूसरी पूंजीवादी पार्टियों में और बीजेपी में हम अंतर करके देख रहे हैं। उसके बावजूद हम वोट डालने की अपील करेंगे। वो जो मुकाबले में उम्मीदवार होगा, जो पार्टी होगी, हम कहेंगे इसको वोट डालें, लेकिन उनके साधनों में बैठ के, उनके एजेंट बन के या उनकी रैलियों में जाके वो काम नहीं करेंगे। हम जनता का पैसा लेके, जनता से बात करके, अपने संसाधनों के साथ वो प्रचार करेंगे कि बीजेपी का हारना क्यों ज़रूरी है, और क्योंकि ये उम्मीदवार है जो हमें लगता है बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए इसको वोट दें। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आज कन्वेंशन चली हुई थी, उसमें फैसला यही हुआ है कि 27 तारीख तक एक बार देखते हैं कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, उसके बाद कोई फैसला लेंगे कि वोट किसको देना है। तब तक ये ज़रूर है कि बीजेपी को जो हरा रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए और मुद्दों की राजनीति कीजिए कि जो मजदूर के, किसान के, रोजगार का, शिक्षा का, नौजवान का, जिसका भी मुद्दा है उनके ऊपर ही वोट देना चाहिए। नहीं तो 5 साल तक फिर आपको दोबारा रोना पड़ेगा कि वादा करके गए थे, वादा करके भूल गए, लोग आए नहीं वापस। हर बार आप यही तो कहते हो ना कि चुनाव में आते हैं 15 दिन और उसके बाद फिर वो कभी आते ही नहीं। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने उनसे कभी भी मुद्दों पे बातचीत नहीं की। वो आपको आपकी जाति का बन के आते हैं, वो आपके गोत्र का बन के आते हैं, वो आपके धर्म का बन के आते हैं और आपका वोट लेके फिर गुम हो जाते हैं। अगर मुद्दों पे आते तो शायद कहीं ना कहीं टिक पाते। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया।